अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेसन नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो कि है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंशियल फॉर्म। ये बात तो हम सबको ही पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, वन बाय वन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, राइट। दीज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप से ये एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और नीचे जाता है, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये लेसन जिस बारे में है उसी की बात हो रही है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यानी कि कहा जा रहा है हम प्रोग्राम के फ्लो को बरकरार रखने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स का सहारा लेते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम बाय रिपीटिंग एनी ब्लॉक ऑफ कोड, making a choice, or simply transfer the control to any specific block of program. These statements help programmers to decide which part of code is executed at certain time. क्या है ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स? शुरू से लेकर अब तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए कभी उर्दू का सहारा लेते थे, एग्जाम्पल समझाता था मैं आपको, कभी उर्दू के ज़रिए कभी इंग्लिश के ज़रिए। आज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं किसी शख्स को कोई टास्क अचीव करने के लिए कह रहा हूँ, यानी कि उससे कोई काम करने के लिए कह रहा हूँ, जिस तरह हम प्रोग्राम में हाई लेवल लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स लिखते हैं, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और फिर जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वन बाय वन वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू होती है। ठीक है जी। अब एक तरफ रखते हैं कि हमने एक टास्क किसी शख्स को दिया है, एक तरफ हमने एक टास्क एक प्रोग्राम के जरिए लिखा है, पहले उसका एक एल्गोरिदम बनाया है और उसके बाद हमने उसकी कोडिंग करी है। ठीक है जी। जब तुम किसी शख्स को कोई बात समझा रहे होते हो या कोई काम करने के लिए कह रहे होते हो तो तुम क्या कहते हो, यानी कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें उसको चाय बनाने का तरीका सिखाना है या कोई भी ऐसी बात समझानी है, कोई भी ऐसा टास्क करने के लिए देना है, तो क्या तुम उस बीच अगर मगर का इस्तेमाल करोगे? हाँ बिल्कुल करोगे। कब करोगे? जब कोई कंडीशन आ जाए, जब तुम्हें कुछ चूज करना हो, या फिर अगर उसको कोई काम रिपीट करना हो तो तुम उससे ये भी कहोगे कि इस स्पेसिफिक काम को तुम्हें 10 मरतबा करना है या इस स्पेसिफिक काम को तुम्हें 20 मरतबा फॉलो करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रोग्राम के फ्लो को बरकरार रखने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। जिस तरह के एक शख्स को बात समझाई जा रही है और उस बीच डिसीजन भी लेना है उसको, उस बीच उसको एक काम कंटिन्यूसली एक सर्टेन टाइम तक, एक स्पेसिफिक टाइम तक उसको फॉलो करना है, तो यहाँ पर लूप का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर कंडीशंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये काम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब तक हमने ऐसी कोई बात करी नहीं थी कि अगर बीच में यूज़र को, यानी कि कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा जाए जहाँ पर दो कंडीशंस हों, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो, ये देखते हुए कि सिचुएशन क्या है, या फिर कोई ऐसा काम हो जिसे 10 मरतबा रिपीट करना हो, और वो भी सिर्फ तब जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो। यानी कि इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या हैं। प्रोग्रामर्स को ये हेल्प करती हैं डिसाइड करने के लिए कि किस वक्त कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है। ठीक है जी। यानी कि मैं मानता हूं कि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, लेकिन कई मरतबा कंडीशन ऐसी होती है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो तुम दोबारा से एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है उसको दोबारा एग्जीक्यूट करो। ठीक है। अगर बात अभी समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। C++ has three types of control statements. सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसे हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आइटरेशन और जंप। ठीक है जी। सिलेक्शन किस बारे में बात करता है? यानी कि अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं और तुम्हें चेक करना है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो तुम्हें इस रास्ते पर जाना है, और अगर फॉल्स है तो इस रास्ते पर जाना है। अब हो सकता है बात समझ आ रही हो, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग के अंदर अब तक कोई ऐसी स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करी है। तुम लोगों को मैंने वेरिएबल्स पढ़ना, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सिखाए, कांस्टेंट के बारे में बताया, डेटा टाइप्स के बारे में बताया, एक स्टेटमेंट प्रिंट किस तरीके से होती है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है तो सी आउट सी इन का इस्तेमाल, यूज़र से कोई इनपुट लेना है तो सी इन का इस्तेमाल। लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन को देखते हुए आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अपनी उर्दू ज़बान के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं किसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए। यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है तो तुम ये काम करो। यहाँ पर मैं अगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो ये करो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो ये करो, या फिर अगर ऐसा है तो इस टास्क को परफॉर्म करो, वरना। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर और मगर, अगर वरना। ठीक है, मैं आपको बहुत आसानी से उर्दू ज़बान के अंदर इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ कि इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स हमें क्या कहती हैं, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, जिन्हें हम सिलेक्शन या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेक्शन या फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। दे आर यूज टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन पार्ट ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड और नॉट। C++ हैज 3 डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है जी, C++ के अंदर इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है और स्विच स्टेटमेंट होती है। इफ स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है, उम्मीद है आपको बात अब तक समझ आ रही होगी कि यकीनन इफ स्टेटमेंट हम वहाँ यूज़ करते होंगे जहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो अगला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। इट इज़ द बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट। ठीक है, जो इफ स्टेटमेंट है वो एक बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। द स्ट्रक्चर कंटेन्स इफ कीवर्ड। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है वो है इफ कीवर्ड, फॉलोड बाय अ कंडीशनल एक्सप्रेशन, जिसे हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। एक कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है इसका पूरा इन पैरेंथेसिस, यानी कि हम इफ लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो उसके आगे क्या एग्जीक्यूट करना है, किन स्टेटमेंट्स को फॉलो करना है, हम स्कोप के अंदर वो सारी बातें लिखते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स को हम स्कोप के अंदर मेंशन करते हैं। इफ देयर आर मोर देन वन स्टेटमेंट, अच्छा जी, हमने एक लाइन नहीं पढ़ी थी, एंड देन इट्स बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स आल्सो कॉल्ड इफ ब्लॉक। वही ब्लॉक के बारे में बात हो रही है। if there are more than one statement in if block or body, we enclose all of them in braces। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि एक कंडीशन के ट्रू हो जाने पर हमें बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट्स को फॉलो करना है, तो हम उन्हें ब्रेसेस के अंदर, यानी कि स्कोप भी कहते हैं हम उन्हें, कर्ली ब्रैकेट जिन्हें आप कहते हैं, उसके अंदर हम उनको क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, if a statement checks a condition, if the condition is true, the statement in if block are executed, and if condition is false, it leaves the statements in if block and starts executing statements after if block। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने पर वो कंडीशन को फॉलो करेगा। क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर। इफ स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, द स्टेटमेंट्स इन इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गई है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमसे ये कहा है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेकर जाओ, अगर बाहर बारिश हो रही है, कंडीशन क्या चेक करनी है कि बारिश बाहर हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहां पर मैं आपको जरा इस चीज का सिंटेक्स लिख के बता देता हूं। अच्छा जी, इफ, अगर, कंडीशन क्या है, कंडीशन को हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, रेनिंग, इफ रेनिंग। ठीक है, तो क्या काम करना है उसको हम स्कोप के अंदर क्लोज कर देंगे। ठीक है, जिन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो अम्ब्रेला लेकर जाना है भाई, यहां पर मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है जी, एक वर्ड मैंने लिख दिया है अम्ब्रेला। ठीक है, सॉरी। तो अगर बाहर बारिश हो रही है, ये इफ कीवर्ड है, कंडीशन हमारे पास ये हो गई। कंडीशन जो होती है हम उसको पैरेंथेसिस में मेंशन करते हैं, और उस कंडीशन के ट्रू हो जाने पर, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्कोप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला अपने साथ लेकर जाओ, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। अच्छा जी, अगर ये फॉल्स हो जाती है, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर बारिश नहीं हो रही हो तो स्कोप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनमें से एक भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा प्रोग्राम। ठीक है जी, उम्मीद है अब बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। यानी कि इफ के बगैर और इफ एल्स के बगैर हम अब तक कोई भी ऐसे टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते थे जिसके अंदर हमें कोई डिसीजन लेना हो, राइट। इसका सिंटेक्स यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी है कि कंडीशन को हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया और इसको हमने स्कोप के अंदर स्टेटमेंट और एस, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। मैंने सिर्फ अभी अम्ब्रेला वाली एग्जाम्पल के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी थी, लेकिन अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, आप स्कोप के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ये वाली
अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करो, इसको भी एग्जीक्यूट करो, इसको भी एग्जीक्यूट करो। और इसके अलावा ये चीज़ भी होती है, आप खुद अपनी ज़बान के अंदर मैनिपुलेशन करके देखें कि हम बातों को किस किस तरीके से कहते हैं, कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर चेक करो कि क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, और अगर वो भी ट्रू हो गई तो फिर चेक करो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है। अब ये वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि हमें तो एक प्रोग्राम को बिल्कुल अपनी ज़बान के अंदर इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो हमें उसका सिंटैक्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि बजाय इफ़ और बगैर इफ़ और एल्स के वो इन कंडीशंस को कैसे चेक करेगा, वो किस तरीके से काम करेगा। तो बिल्कुल ये वाली चीज़ें भी हमें इसमें पुट करनी होती हैं, यानी कि कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन हो तो उसके लिए हम नेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको बात अभी बिल्कुल नहीं समझ आ रही, सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए, आगे जाकर जब हम प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स देखेंगे तो हम इन चीज़ को अच्छी तरीके से देखेंगे। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग इफ इन अ प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम टेक्स मार्क्स एज इनपुट। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहा है इनपुट के तौर पे। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 60, अगर मार्क्स 60 से ग्रेटर हैं यानी कि 60 से ज़्यादा हैं, देन, अब यहाँ पर आ गया अगर इफ, ठीक है, तो वो चेक करेगा। जहां भी इफ आ जाए इसका मतलब प्रोग्राम चेक करेगा, यानी कि कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा जब उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। और कंडीशन क्या है हमारे पास, मार्क्स चेक करने हैं, क्या वो 60 से ग्रेटर हैं या लेस देन 60 हैं। ठीक है जी, देन इट, अगर 60 से ज्यादा हुए, देन इट एड्स वर्ड गुड बिटवीन यू आर आ एंड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, यू आर आ एक लाइन है जो कि प्रिंट हो रही है, ठीक है, और स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, यू आर आ बीच में समझ लो डैश है, स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अगर मार्क्स 60 से ज्यादा हुए तो वो यू आर आ और स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास के बीच में गुड लगा देगा। इट मीन्स यू आर आ गुड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। ठीक है जी, तो इस तरीके से कंडीशंस काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और मर्तबा बता दूं कि इफ, हाँ, कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन क्या है, 60 से बड़े, 60 से ग्रेटर होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, और एग्जीक्यूट क्या करना है, यानी कि आगे आने वाली स्टेटमेंट्स क्या हैं, कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो यू आर आ और स्टेटमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास के बीच में गुड को पुट कर दिया जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारे पास। अच्छा, हो सकता है ये यहाँ पर क्योंकि इससे पहले मैंने ज़रा इसको इसका एक ओवरव्यू किया था, तो मुझे ये चीज़ दिखी थी कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, बेसिकली ये वो प्रोग्राम नहीं है जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये प्रोग्राम अलग है और यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। आप चाहें तो घर में अपने पास डेव C++ पे जो भी आप IDE यूज़ करते हैं, आप उस पर ये वाला प्रोग्राम कोड करके रन कर सकते हैं। फिलहाल इसके मुताबिक ये प्रोग्राम नहीं है, ये कोई दूसरा प्रोग्राम लिखा हुआ है ये मार्क्स से रिलेटेड ही, बट क्योंकि मैं इसको पहले चेक कर चुका हूँ तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ हो क्या रहा है। आपने लाइब्रेरी पुट कर दी, ठीक है, और आपने यहाँ से मार्क्स एक वेरिएबल ले लिया, मार्क्स नाम का इंटीजर डेटा टाइप का। इसके बाद आपने एंटर मार्क्स को प्रिंट करवा दिया, यूज़र से आपने मार्क्स ले लिए, ठीक है, और मार्क्स की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो मैं ये आपको याद रहे कि जो मार्क्स यूज़र पुट करेगा वो कभी भी डेसिमल के अंदर पुट नहीं कर सकता, पॉइंट्स के अंदर नहीं पुट कर सकता, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर डेटा टाइप में फ्लोट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती। ठीक है, सी आउट प्रिंट कर दिया, यू हैव सिक्योर्ड मार्क्स। मार्क्स के अंदर क्या होंगे, मार्क्स, ये वाला मार्क्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर यूज़र डिजिट को एंटर करेगा। ठीक है, वो हो सकता है 60 कर दे, 61 कर दे, 62 कर दे, बिलो 60 कर दे, तो यहाँ पर वो डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, इफ मार्क्स, अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन लग गई। अच्छा, प्रोग्राम वही है, बस यहाँ पर ग्रेटर देन 60 की लिखा हुआ था, लेकिन ये 70 चेक कर रहा है। ठीक है, और स्टेटमेंट कोई और सी वो कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ, अगर मार्क्स ग्रेटर देन, और यहाँ पर देखिए इज इक्वल्स टू भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये चेक करो कि ग्रेटर देन, और अगर 70 के बराबर हो या 70 से बड़े हों, तो दोनों कंडीशन वो चेक करेगा। वो ये भी चेक करेगा अगर 70 से इक्वल हुए या 70 के बराबर हुए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, फॉर एग्जांपल मैंने जो यूज़र ने मार्क्स डाले वो 70 डाले, तो उस पर भी ये कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70, तो 70 के बराबर भी है। और अगर वो 71 पुट करता है तब भी कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन अगर वो 69 पुट करता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। हम अभी देखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर अगली स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी। समझ लें, मान लें यूज़र ने 70 एंटर करा,
70 बराबर है, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन बराबर है 70, मार्क्स जो है वो 70 के बराबर हैं। मार्क्स के अंदर अगर 70 पुट कर दिया जाए तो वो 70 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, और कंडीशन के ट्रू होने पर प्रोग्राम कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट को फॉलो करो। क्या प्रिंट करा दो? एंड ए ग्रेड, एंड ए ग्रेड पुट करा दे। ठीक है, यू हैव सिक्योर्ड 70 मार्क्स एंड ए ग्रेड आगे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर, अच्छा आगे ये भी प्रिंट हो जाएगा, सी आउट इन 5th क्लास। ठीक है, यानी कि इस इफ स्टेटमेंट के अंदर, इस इफ कंडीशन के अंदर अगर ये ट्रू हो गई कंडीशन तो दो स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही हैं, एक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी और फिर एक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, अगर मार्क्स 70 के बराबर या 70 से ज्यादा आ जाते हैं, यू हैव सिक्योर्ड 70 मार्क्स एंड ए ग्रेड इन 5th क्लास। ठीक है जी, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, हम जब अपनी जबान में किसी को समझा रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये करना। लेकिन यहाँ प्रोग्राम के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या करना है अगर कंडीशन फॉल्स हो गई। जब लिखा हुआ ही नहीं है कि क्या करना है, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ये प्रोग्राम सिर्फ यूजर से नंबर लेगा, और अगर 60 से 70 से नंबर्स बिलो हुए यानी कि 69, 68, तो फिर प्रोग्राम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी सिवाय इसके कि यू हैव सिक्योर्ड, जितने भी मार्क्स होंगे वो वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इन दो स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए इस कंडीशन का ट्रू होना लाजमी था, जो कि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 70 से बिलो थे मार्क्स। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम से बहुत हेल्प हुई होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि इफ के अंदर इफ, अगर ऐसा है तो चेक करो कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, और अगर वो भी ट्रू हो गई तो चेक करो कि अगली तीसरी कंडीशन ट्रू है या नहीं। हम करते हैं ना अक्सर लैंग्वेज के अंदर, किसी को कोई बात समझाने के अंदर, कि अगर तुम पहले ये चेक करोगे कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो उसकी अगली चीज चेक करो, अगली कंडीशन चेक करो, यानी कि कंडीशंस के अंदर कंडीशंस। ठीक है, अब वो कितनी भी हो सकती हैं। एक कंडीशन चेक करने के बाद आपने 3 कंडीशंस भी चेक करनी हो सकती हैं, 2 कंडीशंस हो सकती हैं, 4 कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, an if statement which is a part of block of another if statement is called nested if। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम प्रोग्राम के थ्रू ही समझेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। इन फॉलोइंग प्रोग्राम मार्क्स एंड एज ऑफ अ पर्सन आर टेकन। ठीक है, अच्छा ये वाली लाइन भी देख लेते हैं। द इनर इफ स्टेटमेंट विल ओनली बी टेस्टेड इफ द आउटर इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या मतलब है इसका? अच्छा जी, दोबारा, क्योंकि हमें हमारी उर्दू ज़बान काफ़ी हेल्प कर रही है इस चीज़ को समझने के लिए, तो हम बार बार उसकी एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा जी, अम्ब्रेला वाली एग्जाम्पल ही लेते हैं कि अगर मैं किसी से ये कह दूं कि अगर बाहर बारिश हो रही है, अगर बाहर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेकर जाना। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ये कर लेते हैं, अगर चाय है तो चाय ले आना, और अगर कॉफ़ी है कॉफ़ी ले आना। कोई भी हमने अपने पास से एग्जाम्पल बना लिए कि एक शख्स है, बारिश हो रही है, उसने कंडीशन को चेक करा तो वो बाहर अम्ब्रेला लेकर निकल गया। ठीक है, वो शॉप पे गया, शॉप पे उसको अगर चाय दिखती है या कॉफ़ी दिखती है तो वो दोनों में से कोई भी चूज़ करेगा और ले आएगा। ठीक है, तो उसे मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, या हम उसके अंदर एक इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर एक दूसरी इफ़ कंडीशन सेट नहीं हो रही है, इसको हम लगा कर देखते हैं दूसरी इफ कंडीशन को। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह की है। मैंने अभी सोचा इस बारे में कि हम इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट अगर अपनी लैंग्वेज के अंदर लगाएं तो किस तरह, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए कैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली एक सिचुएशन लेते हैं कि एक शख्स से मैंने कहा, अपने दोस्त से कहा कि अगर बारिश हो रही है, वो सुबह ऑफिस जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, और अगर बारिश हो रही है तो वो अम्ब्रेला लेकर चले जाए, तो वो पहले चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर बारिश हो रही है वो अम्ब्रेला लेकर निकल जाएगा ऑफिस की जानिब, और अगर बारिश नहीं हो रही है वो अम्ब्रेला को घर पे छोड़ कर जाएगा। ठीक है, अब भाई वो जनाब छतरी लेके चले गए, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, और उसके बाद एक और कंडीशन है, अब उसको ऑफिस से अगर वापस आना है तो उसे ये चेक करना है कि बारिश ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई पूरा दिन बारिश हो रही है। ठीक है, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो उसे मैंने ये भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो वापसी में वो ऑफिस में ही रुक जाए, और अगर बारिश कम हो रही है तो वो घर आ जाए। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, यानी कि
बारिश अगर ज़्यादा हो रही है तो वो ऑफिस में रुक जाए, और अगर बारिश कम हो रही है तो वो घर आ जाए। ठीक है, ये एक कंडीशन थी, लेकिन उससे पहले किस कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी था? इस कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी था कि अगर बारिश हो रही है तो वो बाहर अम्ब्रेला लेकर जाए। ठीक है, जो अंदर वाली स्टेटमेंट है यानी कि ऑफिस वाली जो कहानी है वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट हो सकती है जब शुरू वाली स्टेटमेंट यानी शुरू वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, बिना शुरू वाली कंडीशन फॉल्स हुए बगैर या ट्रू हुए बगैर वो अगली कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद है बात अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो इस नेस्टेड इफ को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल सोची है आप लोगों के लिए, जिससे आपको पहले ये बात समझ में आ जाए कि नेस्टेड इफ होता क्या है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको नेस्टेड इफ समझाएंगे। ठीक है यार, अज्यूम करो मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, उसको उसके घर वालों ने पार्टी में जाने से मना कर दिया। ठीक है, यानी कि उस पर एक कंडीशन लगा दी है कि अगर उसका रिजल्ट ए ग्रेड आता है तभी वो पार्टी में जा सकता है। ठीक है, उसके दोस्तों के साथ उसका कोई गेट टुगेदर है या कोई मीटअप है। ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ जाना तब है जब वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। कौन सी कंडीशन? कि उसका ए ग्रेड आ जाए, उसके एग्जाम्स का जो फाइनल रिजल्ट है वो ए ग्रेड में आ जाए। ठीक है जी, सारे सब्जेक्ट में उसको स्ट्रेट एज लेने हैं। अच्छा जी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर उसको ये डिसाइड करना है कि उसको पहन कर क्या जाना है। तो मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगाता हूँ अपने पास से। हम अज्यूम करते हैं कि अगर पार्टी मंडे के दिन है तो वो अभी 2 दिन है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में से कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, दोस्त हैं, प्लान बना रहे हैं। ठीक है जी, और दोस्तों के पास 2 दिन है, मंडे को पार्टी रख रहे हैं या फिर ट्यूसडे को रखेंगे। ठीक है, इन 2 दिन के अलावा किसी भी दिन रखेंगे, लेकिन अब उस स्टूडेंट को डिसाइड करना है, उस बच्चे को डिसाइड करना है कि वो पहन के क्या जाएगा। तो दूसरी कंडीशन हम ये लगाते हैं कि अगर पार्टी मंडे को है तो वो ब्लू कोट वेयर कर ले, और अगर पार्टी ट्यूसडे को है तो वो ग्रीन कोट वेयर कर ले। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी? कि वो पार्टी में सिर्फ तब जाएगा जब उसके एग्जाम का रिजल्ट ए ग्रेड आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी? जब वो पार्टी में जाएगा तो उसे ये चूज करना है कि उसे पहनना क्या है। तो अगर मंडे को है पार्टी तो वो ग्रीन कोट वेयर करेगा, और ट्यूसडे को है तो वो ब्लू कोट वेयर करेगा। ठीक है, अब देखो वो पार्टी में सिर्फ कब जाएगा, यानी कि वो दूसरा वाला डिसीजन सिर्फ कब लेगा? दूसरे वाले कंडीशन को चेक करने के लिए पहली वाली कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कि उसे कौन सा कोट पहनकर जाना है, वो चेक करने के लिए, वो डिसाइड करने के लिए पहली कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। पहले ये तो डिसाइड हो कि वो पार्टी में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ऊपर वाली भी स्टेटमेंट क्या थी? कि वो पार्टी में सिर्फ तब जाएगा जब ए ग्रेड आएगा। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, अगली इफ कंडीशन क्या है? कि उसे डिसाइड करना है। पहली कंडीशन चेक करना है कि ए ग्रेड आया या नहीं आया। दूसरी कंडीशन क्या है? कि पहन के क्या जाना है। पहन के जाने वाली स्टेटमेंट सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी जब ऊपर वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं इफ के अंदर इफ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसके अंदर और भी कंडीशंस लगा सकता हूँ कि भाई मंडे को फिर ये अगर डिसीजन फॉर एग्जांपल मंडे को पार्टी और मंडे को वो ग्रीन पहन के जा रहा है तो उसके बाद फिर एक और कंडीशन लगा दी, फिर एक और लगा दी। तो इफ के अंदर इफ। उम्मीद है बात समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो नेस्टेड इफ का है। आपको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। इन फॉलोइंग प्रोग्राम मार्क्स एंड एज ऑफ अ पर्सन आर टेकन एज इनपुट। यहाँ पर 2 इनपुट लिए गए हैं, एक मार्क्स और एक एज। ठीक है, यानी कि एक शख्स के पहले मार्क्स चेक होंगे और फिर उसकी एज चेक होगी। सबसे पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन चेक्स मार्क्स। सबसे पहली कंडीशन में मार्क्स चेक होंगे। अब वो कंडीशन क्या है? अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हुए, यानी कि अगर 60 से ज्यादा या फिर 60 के बराबर हुए तभी नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट कंडीशन, दूसरी कंडीशन चेक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। कैसे ट्रू होगी वो? या तो 60 से बराबर हो मार्क्स या तो 60 से ज्यादा हो। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई एक भी चीज ट्रू हो जाती है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन एज चेक होगी। और एज की कंडीशन क्या है? इफ एज इज ऑल्सो ग्रेटर देन 18 देन इट प्रिंट्स मैसेज यू गॉट द जॉब। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर उस शख्स की एज 18 साल से ज्यादा होगी तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यू गॉट द जॉब, गुड लक इज ऑलवेज प्रिंटेड। अच्छा, गुड लक ऑलवेज, गुड लक कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो वो तब भी प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम हो सकता है इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग हो, लाइक द प्रीवियस प्रोग्राम जिसके अंदर क्वेश्चन कुछ और था और प्रोग्राम कोई और सा था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ये मार्क्स ले रहे हैं और एज ले रहे हैं एज वेरिएबल्स ले रहे हैं। फिर यहाँ पर एक प्रिंट हो रही है स्टेटमेंट, एंटर योर मार्क्स। यूज़र अपने मार्क्स एंटर करेगा। एंटर योर एज, यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। फिर सी इन एज, यूज़र अपनी एज एंटर करेगा।
हमारे पास डेटा आ जाएगा, यूज़र के मार्क्स आ जाएंगे, यूज़र की एज आ जाएगी। हम सबसे पहली कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन में हमें क्या चेक करना था, मार्क्स चेक करने थे, तो हमने वो लिख दिया इफ़ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। अगर मार्क्स ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल्स टू 60 हुए तो इफ, उसके बाद एक और इफ लगा हुआ है, यानी कि अब देखिएगा अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 हुए तो तुम्हें ये सब स्टेटमेंट्स को फॉलो करना है। और उसके अंदर क्या स्टेटमेंट आती है, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर एक और इफ की कंडीशन लागू हो जाती है, यानी कि इसके ट्रू हो जाने के बाद तुम्हें एक और चीज चेक करनी है। ये सिर्फ तभी चेक होगी जब ये ट्रू हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, अगर यूजर के मार्क्स 60 से बिलो होते हैं, तो ये स्टेटमेंट कभी भी चेक नहीं होगी। क्यों नहीं चेक होगी? क्योंकि ये सिर्फ इसके ट्रू होने पे चेक होगी, क्योंकि ये इस वाली इफ कंडीशन के स्कोप के अंदर है। ये देख रहे हैं आप स्कोप, इस स्कोप के अंदर, ये किसका स्कोप है? ये इस इफ कंडीशन का स्कोप है जो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, इस स्कोप के अंदर की स्टेटमेंट सिर्फ जब ही फॉलो एग्जीक्यूट होंगी जब ये ट्रू होगी। अब ये ट्रू हो गई अगर, यानी कि 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो ये वाली चेक होगी इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट हो जाएगा यू गॉट द जॉब। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम ये चेक करते हैं कि अगर मार्क्स 60 से ग्रेटर हैं तो कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है। अब दूसरी कंडीशन में अगर 18 से कम एज हुई तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बस ये वाली चेक होगी स्टेटमेंट, और अगर ये वाली अंदर वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा गुड लक। और इसके अलावा अगर ये भी फॉल्स हो गई तब भी डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा गुड लक, क्योंकि ये किसी के स्कोप के अंदर नहीं है, ये आज़ाद स्टेटमेंट है। इसके लिए हमें कोई भी कंडीशन चेक नहीं करनी, क्योंकि ये किसी भी इफ के स्कोप के अंदर नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन ये किसी इफ स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। ये गुड लक वाली स्टेटमेंट किसी भी इफ स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। इफ का ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और उसी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है, और उसके ट्रू हो जाने पे ये प्रिंट होगा। सही है जी। तो हमने आपको हर तरह की कंडीशन बता दी कि अगर ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए तो डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए तो ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, ये फॉल्स हो जाए और ये भी फॉल्स हो जाए तो डायरेक्ट तब भी सिर्फ गुड लक प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैनिपुलेशन करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, या किसी भी बात को समझाना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम इस तरीके से सिंटैक्स लिखते हैं। यही सिंटैक्स होता है, इफ लिखते हैं और उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या हिसाब किताब था कि अगर मार्क्स 60 से बिलो हुए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये कर दो। यानी कि वो जो उर्दू के अंदर, याद है मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर ऐसा है तो ऐसा कर देना, वरना उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्स। ठीक है, तो यहां पर वो चीज मेंशन नहीं थी, बस अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी नहीं करो, ये प्रिंट कर दो। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है हमारे पास, हम दो कंडीशंस को लेके चलते हैं कि अगर ये हो जाता है तो ये कर दो, वरना फिर ये कर दो। ठीक है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है जी। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहती है? द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स कंटेन्स if keyword followed by a conditional expression in parentheses and then its body of statements, then else keyword and its body of statements। ठीक है, पहले if की स्टेटमेंट आती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर if की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर दिया जाता है, और else की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। बात समझ में नहीं आई? अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स है टेस्ट कंडीशन, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर इफ लगाएंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके अंदर स्कोप में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी वन बाय वन। लेकिन मान लो कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये पूरी गई एक जगह, ये इसमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगी, डायरेक्ट एल्स फॉलो होगा, एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो फॉलो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉलोइंग प्रोग्राम टेक्स मार्क्स एज इनपुट एंड डिसाइड्स पास और फेल। तो यहाँ पर मार्क्स लिए जा रहे हैं और पास और फेल डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन पास, अदरवाइज फेल। ये अदरवाइज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहली कंडीशन इफ की कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स 40 से अबव हुए या 40 के बराबर हुए तो पास प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज यानी एल्स, वरना फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, फेल प्रिंट हो जाएगा। पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम ऐसी कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे थे कि अगर ऐसा है तो ये कर दो वरना फिर ये कर दो, हम बस इफ की स्टेटमेंट लगा रहे थे कि अगर ऐसा है तो ये कर दो और अगर फॉल्स हो गई तो कुछ भी नहीं करो, बस प्रोग्राम को खत्म कर दो। लेकिन इस बार क्या है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो फिर अगली स्टेटमेंट ये कर दो, ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स हमने इनपुट वेरिएबल लिए और उसके बाद हमने यूजर से मार्क्स लिए। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 40 हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 यू आर पास। ये एल्स जो है ये कीवर्ड है, याद रखिएगा, सही है। तो हम एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें इसके फॉल्स होने पर एक दूसरा काम करवाना है तो हम एल्स का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल ऐसा कर दो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता यानी कि एल्स, तो प्रिंट कर दो यू आर फेल। ठीक है जी, और रिटर्न 0 के साथ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब एल्स इफ स्टेटमेंट है। अब एल्स इफ, पहले इफ एल्स स्टेटमेंट थी, हम किस तरह चल रहे हैं, पहले इफ स्टेटमेंट फिर इफ एल्स स्टेटमेंट और अब आती है हमारे पास एल्स इफ, और बीच में हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ी। एल्स इफ क्या कहती है, इन इफ स्टेटमेंट इफ वी आर यूजिंग नेस्टिंग डीपली, दैट इज वन इफ इज नेस्टेड टू अदर एंड अदर इज नेस्टेड इन अनदर एंड सो ऑन, देन in indentation we see a ladder like structure which is difficult to understand like below. Here is an example. This program takes marks as input. अच्छा भाई, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एल्स इफ स्टेटमेंट होती क्या है। देखो भाई, अगर हम कोई नेस्टेड इफ अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहले ये कंडीशन चेक करो, ये ट्रू है तो ये फॉलो करो, और ये क्या है, ये भी एक और कंडीशन है, यानी कि इसके ट्रू हो जाने के बाद ये चेक करो, फिर इसके ट्रू हो जाने के बाद ये चेक करो, फिर ये चेक करो। तो ये इस तरह से एक सीरीज चलती जाती है जो एक लैडर बन जाता है, एक सीढ़ी टाइप आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। जब भी आप किसी IDE पर, डेव C++ पर या विजुअल स्टूडियो कोड पर इफ एल्स यानी कि नेस्टेड इफ को अप्लाई करेंगे तो एंटर करते 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 आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो ज़रा ना साइड होता चला जाएगा, यानी कि एक अलाइनमेंट होगी, एक लैडर टाइप अलाइनमेंट बनती चली जाती है अगर आप नेस्टेड इफ को अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ में सबसे पहले हम इफ लगाते हैं, फिर एल्स लगाते हैं, ठीक है, फिर इफ लगाते हैं और उसके अंदर फिर एल्स इफ यही चलता रहता है। तो एक होता है नेस्टेड इफ के अंदर एल्स इफ, ठीक है, यानी कि एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि इफ अगर ऐसा होता है तो ये कर दो, ठीक है, एल्स इफ ये कर दो। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेसन नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 4 का लेसन नंबर 1 कवर कर लिया है जिसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा। अब हम लेसन नंबर 2 में स्विच स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, व्हाट आर स्विच स्टेटमेंट्स। जिस तरीके से हमने इफ एल्स लूप को देखा कि किस तरीके से अगर हमारे पास कंडीशंस हों और हमें को चूज करना हो किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, हमें कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना हो तो हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स, जिस तरीके से मैंने आपको इफ एल्स की स्टेटमेंट्स की जो एग्जांपल्स है वो कहीं हमारी उर्दू लैंग्वेज के रोज़मर्रा के कामों से दी थी, मैं आपको स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल्स दूंगा हमारी सिम की कंपनी से जो कॉल आती है। फॉर एग्जांपल आपको उसमें डिफरेंट कीज़ को प्रेस करने को कहा जाता है कि अगर आपको कंपनी से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो आप 1 प्रेस करें, अगर आपको लोन लेना है तो आप 2 प्रेस करें, एंड ब्ला ब्ला सो ऑन। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं और हमें किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी सिमिलर टू इफ एल्स बट नॉट इफ एल्स। कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। स्विच स्टेटमेंट्स हम किसी कंडीशन के ऊपर यूज़ करते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द टास्क व्हाट वी आर परफॉर्मिंग। द स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद स्विच कीवर्ड। जिस तरीके से इफ एल्स के लिए इफ और एल्स का कीवर्ड हुआ करता था, यहाँ पर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स के लिए स्विच कीवर्ड है, फॉलोड बाय अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इफ के साथ पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन को पुट करते थे, हम स्विच के साथ वहां पर पैरेंथेसिस में कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी वेरिएबल, जिस वेरिएबल पर हम काम कर रहे हैं, हम उस वेरिएबल को मेंशन करेंगे।
स्विच स्टेटमेंट्स, देन हमारे पास वेरिएबल का नाम आ जाएगा पैरेंथेसिस के अंदर, देन अ ब्लॉक ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन ब्रेसेस, ब्रेसेस यानी कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्कोप के अंदर जो काम करवाना है, जो कंप्यूटर को कमांड देनी है, जो इंस्ट्रक्शंस देनी है, हम उसको लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इफ एल्स के अंदर हम इफ के बाद कंडीशन का नाम लिखते थे और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो काम उस कंडीशंस पर करवाने हैं वो करते थे। याद आ रही है कुछ एग्जांपल्स प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताई थी कि अगर बारिश हो रही है, अगर इफ बारिश हो रही है, कंडीशन के अंदर क्या आ गई, कंडीशन कि बारिश हो रही है, और ब्लॉक ऑफ कोड में क्या आ गया, तो बाहर अम्ब्रेला लेकर जाओ। अगर मेरे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती तो मैं ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मेंशन कर सकता था। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन पर कोई एक काम करवाना चाहते हैं, मल्टीपल काम करवाना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप एक कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना चाहते हैं। उसकी भी एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छी से दी थी कि अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है तो तुम पार्टी में जा सकोगे। अब तुम पार्टी में, जब पहली कंडीशन तुम्हारी फॉर एग्जांपल ट्रू हो गई और अब तुम पार्टी में जा सकते हो, बट अब तुम्हें ये चूज करना है कि तुम्हें कौन सा ड्रेस पहन के जाना है। ठीक है, विच ड्रेस यू शुड वेयर। तो हमने उसके बाद एक और कंडीशन लगा दी थी, लेकिन ये ड्रेस वाली कंडीशन को देखने के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। एंड हियर कम्स नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। मैं ये रिवीजन इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्विच को समझने के लिए, ताकि आपका एक फ्लो बरकरार हो जाए। अगर आप कुछ भूल चुके हैं इफ एल्स के अंदर तो आपको दोबारा वो रिवाइज हो जाए। ठीक है जी। द ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर केस स्टेटमेंट्स, ये बात मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से, और आई होप कि अब ये चीज समझ आ चुकी होगी। ईच फॉलोड बाय एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट एंड देन कॉलन। ठीक है, जब हम इसका सिंटेक्स प्रॉपर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसमें ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, और ये मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि यहाँ पर आपको सिर्फ सिंटेक्स ध्यान में रखना है। चाहे वो पाइथन लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, स्विच स्टेटमेंट्स हर जगह होती हैं। शायद कीवर्ड अलग हो सकता है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बट अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करवाना है और वहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि स्विच स्टेटमेंट लगानी पड़ रही है, देन you should go for switch. Okay, after colon there may be many statements followed by break. ये break कीवर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों है ये इंपॉर्टेंट, कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये मैं आपको नीचे स्विच की एग्जाम्पल के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी। द स्विच वेरिएबल और एक्सप्रेशन चेक्स इट्स वैल्यू इक्वल टू दीस कांस्टेंट दैट फॉलो केस स्टेटमेंट। यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो उसके मुताबिक है या नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी थी, बिल्कुल उसी तरह कि अगर यूज़र 1 प्रेस कर रहा है तो उसको ये वाली सर्विस प्रोवाइड करनी है, 2 प्रेस कर रहा है तो उसको ये वाली सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा प्रोग्राम है वो चेक करता है कि यूज़र जो भी की को प्रेस करता है उस पर हमने जो कंडीशन लगाई, यानी स्कोप के अंदर हमने जो कमांड्स लिखी हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमने मेंशन करी हैं, वो पूरी होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने केस 1 के अंदर फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 1 प्रेस करे तो ये वाला काम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा, वो 2 वाले स्कोप का हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अंदर कोई ग्लिच नहीं आ सकता जब तक कि कोई ह्यूमन एरर ना हो। ठीक है, या कोई लॉजिकल एरर ना हो। ओके, अच्छा, इफ इट मैचेस टू एनी ऑफ देम देन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कुछ बात मेरा ख्याल है समझ आ रही होगी कि चैप्टर का नाम कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्यों। ठीक है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि अगर यूज़र वो कोई भी की प्रेस करता है, यानी कि डिफरेंट यहाँ पर कीज़ हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तुम 1 प्रेस करते हो, तुम 2 प्रेस कर सकते हो, तुम 3 प्रेस कर सकते हो, तुम 4 प्रेस कर सकते हो। जैसे ही तुम अगर 3 प्रेस करोगे तो सारा का सारा कंट्रोल 3 पे चले जाएगा और 3 के स्कोप में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। बात समझ में आ गई बच्चों? आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इफ इट मैचेस टू एनी ऑफ देम देन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू दैट केस। ठीक है, केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस इज ऑल्सो अ कीवर्ड और इसको हम यूज करेंगे विद स्विच ब्रेक। एंड ऑल स्टेटमेंट्स आफ्टर कॉलन आर एग्जीक्यूटेड एंड स्विच इज ब्रोकन विद ब्रेक। ठीक है, क्यों यूज हो रहा है ब्रेक, अब बात समझ आ रही होगी। ब्रेक यूज यूं हो रहा है कि हमारे पास, देखो, जिस तरीके से मैंने उर्दू ज़बान में बात करने की एग्जाम्पल दी थी कि तुम अलग अलग तरीके से बात करते हो, एक शख्स को अपनी बात अलग अलग तरीके से समझाते हो। ठीक है, तुम उससे ये भी कह सकते हो कि अगर ऐसा है तो ऐसा करना, तुम ये भी कह सकते हो कि अगर ऐसा है
और वो सही हो जाता है तो फिर ये चेक करना कि ऐसा है या नहीं है, और अगर वो भी सही हो जाता है तो फिर एक और कंडीशन चेक करना कि ऐसा है या नहीं है। तो हम तीन कंडीशंस भी लगा रहे हैं, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 में से यूज़र सिर्फ कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता है और वो एक ही स्टेटमेंट पूरी हो सकती है। ऐसा भी है कि अगर यूज़र ने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 ऑप्शन हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं यूज़र 2 प्रेस करता है तो 1 की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी उनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं हुई, 2 के स्कोप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट थी वो फॉलो हो गई, ठीक है जी। अब अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो केस 1 की कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगी, केस 2 की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो फॉलो हो चुकी हैं और उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स भी फॉलो हो रही हैं, यानी 3 और 4 वाली भी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो यूज़र है वो ये चाहता है कि जो की भी प्रेस की जाए उसके बाद की सारी कंडीशंस वाली स्टेटमेंट्स फॉलो होना शुरू हो जाएं। आई होप कि ये बात समझ आ रही होगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आगे हम इसको देखेंगे। And all statements after colon are executed and switch is broken with break statement and control transfer to the next। ये वाली बात क्या हो रही है कि तुमने 2 प्रेस करा तो सारा कंट्रोल किसको चला गया, 2 को चला गया, लेकिन तुम चाहते हो 2 के बाद की स्टेटमेंट्स भी फॉलो हों। तुम ब्रेक नहीं लगा रहे, ठीक है। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम ब्रेक नहीं लगा रहे, तुम्हें ये भी क्रॉस करना है, ये भी क्रॉस करना है। अब बात समझ आ रही है, यानी कि मेरे पास 4 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं चाहता हूं यूजर जो भी केस सिलेक्ट करे उसके बाद के सारे केसेस रन होना शुरू हो जाएं, सिर्फ 2 ना रन हो, ठीक है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि यूजर सिर्फ चाहता है जो प्रेस किया जाए सिर्फ वही वाली कंडीशन रन हो, बट मैं एक ऐसा यूजर हूं जो मैं क्या चाहता हूं कि अगर मैं 2 प्रेस करूं तो 2 के बाद की सारी कंडीशंस रन होना शुरू हो जाएं। तो वहां पर मुझे ब्रेक की नीड नहीं होगी, मुझे ब्रेक नहीं लगाना। यानी कि अब यूजर ने 2 प्रेस कर दिया है, 2 के स्कोप में जितनी भी इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम वो फॉलो करेगा, देन वो 3 पे मूव करेगा, यानी कंट्रोल किसको ट्रांसफर हो जाएगा, बिना ब्रेक लगे 3 को ट्रांसफर हो जाएगा, वो 3 की सारी स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। देन वो 4 की, जब वो 3 की स्टेटमेंट्स को फॉलो कर चुका होगा तो वो 4 की स्टेटमेंट पे जंप करेगा, ठीक है, विदाउट ब्रेक। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस चीज को भी जरा देख लीजिएगा कि एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, स्विच स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन है। काफी हमें फायदा हो जाता है फ्लो चार्ट को देख के। फ्लो चार्ट को देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर समझ आता है कि हाउ थिंग्स वर्क, किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है जी। हमारे पास है केस 1 अगर फॉलो होता है तो केस 1 का ब्लॉक फॉलो होगा, ठीक है, और यहाँ से ये एंड हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं एक ऐसा यूज़र हूँ जो ये चाहता है कि केस 1 के बाद बाकी भी फॉलो हो, तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो केस 1 के ब्लॉक को फॉलो करेगा और केस 2 पे जाएगा, फिर केस 3 पे जाएगा और फिर एंड हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अगर मुझे सिर्फ कोई एक ही सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल यूजर ने सिलेक्ट किया 2 स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद ये वाला केस सिलेक्ट हुआ, ये वाला कोई भी कोड फॉलो नहीं हुआ, ये चीज़ फॉलो हुई, ये ब्लॉक ऑफ कोड, स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड हमारा फॉलो हुआ और डायरेक्ट वो प्रोग्राम एंड हो गया। अगर मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर नंबरिंग गलत हुई हुई है, अगर मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड फॉलो होगा और डायरेक्ट प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ें। If switch variable does not match with any of the case, constant control goes to keyword default, ठीक है। अब एक डिफ़ॉल्ट नाम की भी चीज़ होती है, ये भी यूज़र पे मेंशन करता है, यानी जो प्रोग्रामर होता है हमारा। मैं बार बार यूज़र और प्रोग्रामर समझ लेना, बस मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, कि जो हमारा प्रोग्रामर है जो कोड कर रहा है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करता है या नहीं करता। सर डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड होता किस लिए? अच्छा भाई अभी बता देंगे कि डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड होता किस लिए है, डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ होता है। देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाता है, यानी कि वही मोबाइल फ़ोन वाली एग्जांपल, कंपनी की कॉल आई तुम्हारे पास और तुमने कोई लोन लेना है या तुमने कंपनी के नंबर पे कॉल करी, कंपनी तुमसे बोलती है ये करना है तो 1 दबाएं, सर्विस हासिल करनी है तो 2 दबाएं, लोन लेना है तो 3 दबाएं, बट तुम उसमें से कोई भी की प्रेस नहीं करते, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? हाँ सर वो तो क्वेश्चन तो अच्छा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट नाम की चीज़ होती है कि अगर यूज़र कुछ भी नहीं कर रहा तो एक डिफ़ॉल्ट हमने प्रोग्राम, यानी कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने दी हुई हैं डिफ़ॉल्ट के स्कोप के अंदर कि अगर कुछ भी ना प्रेस हो, वो कोई भी कंडीशन को लागू ना करे, तो वो स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड फॉलो होना शुरू हो जाए जो कि डिफ़ॉल्ट के स्कोप में है। इसमें इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा डिफ़ॉल्ट पे। मैंने बहुत अच्छे से डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को आपको समझा दिया कि डिफ़ॉल्ट काम किस तरीके से करता है। अच्छा जी, अब आ चुकी है एग्जाम्पल। ये सिंटैक्स लिखा हुआ है
स्विच का कीवर्ड है, पैरेंथेसिस के अंदर क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए, यानी कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ जाएगा जिस वेरिएबल पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी वेरिएबल कंसिडर करते हैं यहाँ पर, अगर तुम कोई वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन कर रहे हो तो ये लाजमी है कि पहले वो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका हो प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि जब तक प्रोग्राम को, जब तक C++ को, जब तक के कंपाइलर को ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ वेरिएबल मेरे रिकॉर्ड में है या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बात समझ आई? यहां पर जो वेरिएबल तुम मेंशन करोगे, यानी कि जिस वेरिएबल पर तुम काम कर रहे हो, यूजर जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो वेरिएबल लाजमी होना चाहिए। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यहां पर वो वेरिएबल मेंशन करने से पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर लाजमी करूं? जी हां, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पैरेंथेसिस के अंदर आ गया एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल, और फिर हमने स्कोप के अंदर जितने भी काम करवाने हैं वो सारे काम मेंशन कर दिए, यानी कि केसेस मेंशन कर दिए, ठीक है। केस 1 स्टेटमेंट ब्रेक, केस 2 स्टेटमेंट ब्रेक, केस 3 स्टेटमेंट ब्रेक। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये सिंटेक्स बता दिया। इन फॉलोइंग एग्जांपल द प्रोग्राम टेक्स नंबर। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है वो नीचे लिखा हुआ है इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम अब ये प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट को अप्लाई किया गया है, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है? इन फॉलोइंग एग्जांपल द प्रोग्राम टेक्स नंबर ऑफ द डे ऑफ वीक, यानी कि वो वीक ऑफ द डे के नंबर्स इनपुट के तौर पे ले रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केस मैचिंग प्रिंट्स द नेम ऑफ द डे, ठीक है। और क्या कर रहा है, जो नंबर उसको प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसको उस दिन का नाम दे रहा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द डे, ठीक है। इफ अदर नंबर इज गिवन देन इनवैलिड डे मैसेज इज शोन थ्रू डिफॉल्ट स्टेटमेंट। अगर कोई, हमने केस के अंदर कोई नंबर मेंशन करा ही नहीं है, यानी कि तुमने जो मोबाइल सर्विस वाले वो तुमसे 1 का ऑप्शन देते, तुम्हें 2 का ऑप्शन देते हैं, तुम्हें 3 का ऑप्शन देते हैं और तुम्हें 4 का ऑप्शन नहीं देते, लेकिन तुम 4 प्रेस करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास एरर आ जाएगा। मतलब मोबाइल में वैसे एरर नहीं आता, वो डिफ़ॉल्ट की कंडीशन अप्लाई हो जाती है, बट यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब एक ये वाला रास्ता है कि तुम या तो कोई भी की ना प्रेस करो, और एक ये वाला रास्ता है कि तुम जो कीज़ मेंशन है तुम उनमें से कोई की प्रेस करो, लेकिन तुम जाते हो तीसरे रास्ते पे। तुम ना ऐसा भी नहीं करते कि तुम कोई भी की प्रेस नहीं कर रहे, और तुम ऐसा भी नहीं करते कि तुम कंडीशंस वाली कीज़ में से कोई की प्रेस कर रहे हो, तुम अपनी मर्जी से कोई भी की प्रेस कर देते हो, तो वहाँ पर इनवैलिड का मैसेज आ जाएगा। कहने का यहाँ पर ये मतलब है, ठीक है जी। थ्रू डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इनवैलिड मैसेज शो हो जाएगा डिफ़ॉल्ट के अंदर, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन के अंदर इनवैलिड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, प्रोग्राम 5 स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल है। आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी हमने मेंशन कर दी, ठीक है। मेन फंक्शन यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया और उसके अंदर हमने प्रोग्राम अपना लिखना स्टार्ट कर दिया। डो नाम से हमने कुछ, ये आई थिंक डे है, डो क्यों लिया है आई डोंट नो। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले प्रोग्राम्स के अंदर कुछ एरर्स थे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हो सकता है कि कोई एरर हो, यहाँ डे लिखना चाह रहे हो। खैर आगे हम प्रोग्राम की ज़रा नौइयत देखते हैं कि क्या है, तो जब मुझे समझ आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा हाँ यहाँ पर एरर है और यहाँ पर डे होना चाहिए था। तो हमने डेटा टाइप क्या लिए, इंटीजर लिए। डेटा टाइप के बारे में आपको पता है, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया है डो नाम से या डे नाम से, वॉट एवर इट इज़, इग्नोर इट। सी आउट एंटर नंबर ऑफ वीक डे 1 to 7, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इन्होंने प्रोग्राम किस तरह बनाया है, केस दे दिए 7, 1 2 3 4 5, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6 केस 7। यूज़र को बोला जाता है कि तुम 7 केस में से कोई भी एक केस अप्लाई करो, यानी कि कोई भी एक की प्रेस करो, ठीक है। जैसे ही वो 1 प्रेस करेगा तो क्या आ जाएगा, मंडे या संडे, वीक जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। 2 प्रेस करेगा तो ट्यूसडे, 3 प्रेस करेगा तो वेंसडे, ओके। अब यहाँ पर देखो जी, मैंने क्या बात कही थी कि यहां पर पैरेंथेसिस में तुम जो वेरिएबल लिखोगे उसे तुम्हें डिक्लेयर करना लाजमी होगा पहले। यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है पहले से, ओके जी। अब हम इसको डे ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एरर हुआ है, तो यहां पर डिक्लेयर हो गया वेरिएबल स्विच स्टेटमेंट से पहले। अब हमने स्विच को अप्लाई किया, पहले हमने ये प्रिंट करवा दिया एंटर नंबर ऑफ वीकडे 1 to 7, ताकि यूज़र को पता चल जाए प्रोग्राम है किस बारे में और मुझे करना क्या है। फिर यूज़र से हमने इनपुट लिया, इनपुट के अंदर क्या आएगा, डे के अंदर वो कोई भी इनपुट दे देगा, ठीक है जी। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट अप्लाई की। अब वो जैसे ही इनपुट देगा, यानी कि उसने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट अप्लाई हुई है कि भाई उसने अगर
वन इनपुट दिया तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा। और स्विच के स्कोप में क्या है, ये देखो पैरेंथेसिस में क्या आ गया, वेरिएबल का नाम, और स्कोप के अंदर क्या आ गए, सारे केसेस आ गए एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7। और डिफ़ॉल्ट की कंडीशन भी आ गई कि अगर यूज़र बड़ा अगर होशियार है, वो चेक करना चाह रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है जब हम यूनिवर्सिटी में अपने प्रोग्राम्स बनाते थे तो हम भी जब स्विच स्टेटमेंट में केस देते तो जो हमारे टीचर्स होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई करके हमारे प्रोग्राम्स को चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ किसी यूज़र की बात भी नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली आप कोई प्रोग्राम एज असाइनमेंट बना रहे होते हैं, कोई कुछ कोड कर रहे होते हैं, तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि मैं ये तो कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एटीएम मशीन का आपने कोड बनाया है, ठीक है जी। अब उसमें से आप दिखा रहे हैं कि पैसे किस तरह विड्रॉ हो रहे हैं, किस तरह डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन अगर टीचर डिपॉजिट के अंदर वैल्यू माइनस में डालता है तो क्या होगा। तो इस बारे में आपको सोचना पड़ता है प्रोग्राम कोड करते वक्त कि अगर ये कंडीशन हुई तो क्या होगा, यार ये होगा तो ये क्या होगा। अगर आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है, ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जब मैं आपको और कॉम्प्लेक्स कोड्स दिखाऊंगा तो वहाँ पर आप ये चीज़ सीख चुके होंगे और आपकी लॉजिक्स थोड़ी क्लियर हो चुकी होंगी कि हाँ यार हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा जी, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, केस वन अगर ये 1 प्रेस करता है, देखो ये जो लिखा हुआ है ना 1 2 3 4, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा वो यानी कि यूज़र सिर्फ वो ही की प्रेस कर सकता है, ठीक है। ये केस यहाँ पर ये जो है कीवर्ड है, ठीक है, ये जो केस है ये एक कीवर्ड है, ओके जी। और जो 1 2 3 है ये कीज हैं, ठीक है। तो और ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हुई हुई है, सी आउट संडे ब्रेक, सी आउट मंडे ब्रेक। ब्रेक क्यों लगा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने बता दिया था। इस प्रोग्राम में ब्रेक ना लगने से क्या होगा ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मान लो यूजर ने प्रेस करा 3, अच्छा जी, मैं किस तरह प्रोग्राम किस तरह सोच रहा है, मैं तो डायरेक्ट देख लूंगा हाँ भाई 3 प्रेस करा है। प्रोग्राम किस तरह रन हो रहा है, प्रोग्राम इस तरह रन हो रहा है कि यहाँ पर यूजर ने वेरिएबल में एंटर कर दिया, यानी कि जब उससे इनपुट मांगा गया उसने नंबर एंटर कर दिया, ठीक है। उसको बोला गया था कि 1 to 7 के दरमियान। अब यहां पर देखो मुझे तो पता है कि उसने 3 पुट करा है, तो मैं डायरेक्ट यहां से देखूंगा, लेकिन प्रोग्राम ऐसा नहीं करता, क्योंकि प्रोग्राम तो जो स्टेटमेंट हर लाइन की, हर कंडीशन को, हर इंस्ट्रक्शन को देखता है, तो वो यहां से चलना शुरू होगा। अच्छा भाई चेक करते हैं केस 1, क्या यूजर ने 1 पुट करा है, नहीं तो 1 तो पुट नहीं करा भाई यूजर ने, छोड़ो हटा दो। अच्छा क्या यूजर ने 2 पुट करा है, नहीं 2 भी पुट नहीं करा, ठीक है। क्या यूजर ने 3 पुट करा है, नहीं भाई यूजर ने 3 भी पुट नहीं करा, ठीक है। 3 वैसे हमने केस 3 कंसिडर करा था, हम 4 कंसिडर कर लेते हैं अभी। क्या यूजर ने 4 पुट करे, हाँ 4 की यूजर ने पुट करे। अब अगर वो 7 पुट करता तो प्रोग्राम पूरे 1 2 3 4 5 6 मरतबा चेक करता, ठीक है जी, वो चेक करता। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो, और वो के देखते हैं यहाँ पर वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, ठीक है, और एक अच्छा सिनेरियो क्या हो सकता है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, यानी कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा। अगर यूज़र 1 प्रेस करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, अगर 1 प्रेस करे तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है, यानी कि 1 प्रेस करेगा तो टाइम कम लगेगा, प्रोग्राम कम टाइम के अंदर एंड हो जाएगा, उसको सिर्फ 1 मरतबा चेक करना होगा, 1 मरतबा भी नहीं चेक करना होगा, बस हाँ 1 ही मरतबा चेक करना होगा। और जब यूज़र जो है वो 7 प्रेस करता है तो उसको 7 मरतबा चेक करना होगा, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये था वर्स्ट के सिनेरियो, ये है बेस्ट के सिनेरियो, बाकी इन बीच के नंबर्स में से कोई भी हो तो उसे हम कहेंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर संडे और ब्रेक आ गया, ठीक है, यानी अगर यूजर ने 4 प्रेस करा है तो यहाँ पर वेडनेसडे प्रिंट होगा और ब्रेक आ जाएगा। अब जैसे ही ब्रेक आया वो आगे चेक करना खत्म कर देगा, ठीक है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जब तक वो केस मिल नहीं जाता वो अपने पिछले तमाम केसेस को चेक करेगा, लेकिन मैंने अब तक ये नहीं कहा था कि अगर उसको 4 मिल गया तो वो 4 के बाद भी चेक करेगा। क्यों नहीं चेक करेगा, क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया हुआ है। ये ट्रू हो गई कंडीशन। अब जैसे ही ये ट्रू होती है, इस केस में मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है वो फॉलो होना शुरू हो जाएगी। मैंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मैंने 2 इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अगर ये ट्रू हो जाता है तो एक काम तो ये करो कि वेडनेसडे को प्रिंट करवा दो, और दूसरा काम क्या करो कि ब्रेक कर दो, यानी ब्रेक को लागू कर दो। ब्रेक का मतलब यह है उसके बाद की कोई भी केस को फॉलो ना करो, उसके बाद के किसी भी केस को फॉलो ना करो, ठीक है भाई। अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो वो उसके बाद के केसेस को चेक भी करता और
फॉलो भी करता। ठीक है जी, इस तरीके से। और अगर कोई भी 1 to 7 में से कोई भी नंबर नहीं है तो डिफॉल्ट वो देखेगा, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, कुछ भी नहीं है, तो बस एंड में वो डिफॉल्ट की स्टेटमेंट अप्लाई कर देगा, इनवैलिड डे नंबर ये प्रिंट करवा देगा विथ रिटर्न 0। लिखना लाजमी नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कैन यू मेक अ प्रोग्राम टू इनपुट मंथ्स नंबर एंड प्रिंट इट्स नेम ऑन स्क्रीन? बिल्कुल भाई, बिल्कुल इसी तरह होगा। ये आप अपना असाइनमेंट समझ लें, होमवर्क समझ लें, इसको करके देखिएगा आप अपने पास घर में अपने कंपाइलर पे। ये जिस तरीके से हमने डे का प्रोग्राम यहाँ पर देखा, आप मंथ का देख लें, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि आप सेम प्रोग्राम देख चुके हैं। बस उसमें खाली आपको वो चेंज करना है, वीक की जगह आपको मंथ लिखना है। ठीक है, तो आपको ही बेहतर है कि आप कोई और इस तरीके का प्रोग्राम देखें जिसमें कि स्विच स्टेटमेंट अप्लाई हो रही हो। अच्छा जी, अब इस लेसन के एक और टॉपिक को हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है इफ एल्स और स्विच के दरमियान का डिफरेंस। If statement checks a condition using relational and other operators, if the condition is true, the statement in if block execute. If statement check करता है condition को using relational and other operators, यही relational और operators जो होते हैं, यानी कि वो उसके बराबर है या is equals to वाले और less than greater than वाले। ठीक है, कि अगर 60 से बड़ा है, लास्ट टाइम हम एग्जाम्पल्स देख चुके हैं ना, कि अगर 60 से बड़े हैं, 60 से ज़्यादा हैं, मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं? ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का साइन यूज़ करना पड़ता है, इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, अच्छा जी, तो इफ कंडीशन इज फॉल्स, वो अगर ट्रू है तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर फॉल्स है इट लीव्स द स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ ब्लॉक। ठीक है, और अगर इफ की कंडीशन फॉलो नहीं होती तो वो क्या करेगा? इफ की स्टेटमेंट, इफ के ब्लॉक के अंदर चाहे 1000 ही स्टेटमेंट क्यों ना लिखी हुई हो, वो एक भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है। और अगर इफ के ब्लॉक में 1000 स्टेटमेंट्स हैं और इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो उन तमाम की तमाम 1000 स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। ठीक है, और अगर ना हो तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन तमाम 1000 लाइनों के जो कोड, लाइन ऑफ कोड को वो बिल्कुल स्किप कर देगा और फिर उसके बाद से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट तो ट्रू ही नहीं हुई ना। ठीक है, if else statement checks a condition using relational and other operators. If the condition is true, the statement in if block are executed. यहाँ भी वही वाली बात हो रही है कि अगर if की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो if के ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो फॉलो हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज है, वो चीज क्या है? And in case of false condition, it executes statement in else block. if में क्या हो रहा था जी? if में ये हो रहा था कि अगर नहीं है ट्रू तो आगे बढ़ जाओ। ये वही वाली बात है कि मैं उर्दू जबान में कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो ये करो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा वरना ये करो। मैंने बस तुम्हें ये कह दिया कि अगर कंडीशन ये है तो ये कर दो। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अगर कंडीशन ये है तो ये कर दो, लेकिन अगर कंडीशन ये नहीं है तो एक स्पेसिफिक कंडीशन तुम्हें मैंने एक और बता दी है, वो चीज फॉलो कर लेना। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है ना, इफ में और इफ एल्स में फर्क है। ठीक है, इसको मैंने याद भी करवाया था। इफ में अगर यूज़ करते हैं सिर्फ हम उर्दू ज़बान के अंदर, और इफ़ एल्स में अगर हम दोनों चीज़ों का सहारा लेते हैं, यानी तुम्हें दो ऑप्शंस देते हैं कि अगर ऐसा है तो ये कर दो, वरना फिर ये कर दो। लेकिन इफ़ में ये वरना वाली चीज़ ना गायब हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, इट मीन्स आइदर इफ ब्लॉक स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट और एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि इफ एल्स में क्या होगा कि इफ और एल्स में दोनों में से कोई एक ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना ही है, यानी कि इफ और एल्स दोनों को छोड़ के वो आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, अगर ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स रह जाएगा, फिर आगे जो एल्स आ रहा है उसको स्किप कर देंगे, फिर चाहे एल्स के अंदर 1000 लाइन का कोड क्यों ना हो। ठीक है, और अगर इफ फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हम डिफरेंस समझ रहे हैं, हमें पता तो चल चुका है कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट चेक स्विच वेरिएबल वैल्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट, यानी कि हम कोई कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। सिंपल, हम कोई कंडीशन चेक नहीं करते यहाँ पर, हम कोई ऐसी कंडीशन चेक नहीं कर रहे कि भाई ये कंडीशन है तो ये चीज़ करो। हम एक कांस्टेंट को चेक कर रहे हैं कि अगर वो जो कांस्टेंट है, यानी ये 1 है, 2 है, 3 है, हम उन इंटीजर्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, और उन इंटीजर्स की बेसिस पे एक स्पेसिफिक कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कुछ एक अमाउंट ऑफ कोड को, लाइन ऑफ कोड को अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है। इफ एल्स में क्या कर रहे थे, कंडीशंस को चेक कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट को चेक कर रहे हैं और उनमें से कोई भी कांस्टेंट अगर मैच हो जाता है तो उस कांस्टेंट के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ओके जी, 1 2 3 चेक कर रहे हैं। इफ एल्स में क्या हो रहा था, कंडीशंस चेक कर रहे थे प्रॉपर, कि अगर 60 से बड़े ज़्यादा मार्क्स हैं, 60 से कम मार्क्स हैं तो ये कर देना, फला कर देना, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में कांस्टेंट चेक हो रहा है और स्टेटमेंट्स को फॉलो किया जा रहा है बाय मैचिंग द कांस्टेंट, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। इफ इट मैचेस टू एनी ऑफ देम देन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू दैट केस एंड ऑल स्टेटमेंट आफ्टर कॉलन आर एग्जीक्यूटेड एंड स्विच इज ब्रोकन विद ब्रेक स्टेटमेंट, अदरवाइज कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू डिफॉल्ट स्टेटमेंट। कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर, ऊपर प्रीवियस पेज के अंदर मैंने आपको बताई थी, ठीक है। Otherwise, control transfer to default. It has some limitations. It only matches character and integer data type. हाँ भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट बात है ये, कि यहाँ पर सिर्फ ये क्या चेक कर सकता है, इट ओनली मैचेस कैरेक्टर एंड इंटीजर। या तो आप सिर्फ केस के अंदर नॉर्मली आपसे दोबारा हम घूम घाम के वहीं उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं मोबाइल फोन वाली के, अगर सर्विस लेनी है तो 1 प्रेस करें, 2 प्रेस करें, ठीक है। वहां पर सिर्फ इंटीजर्स दिए जा रहे होते हैं आपको, ठीक है। वहां पर तो कैरेक्टर्स का ऑप्शन भी नहीं होता कि अगर ये करना है तो ए प्रेस करें या बी प्रेस करें या सी प्रेस करें। C++ तुमसे क्या कह रहा है, C++ तुमसे ये कह रहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ डेटा टाइप के अंदर इंटीजर हैं और कैरेक्टर्स हैं, यानी कि या तो तुम जिस तरीके से पिछले प्रोग्राम के अंदर 1 2 3 4 दिए गए थे, इस जगह में A B C, यानी कि, या फिर मैं ये कर सकता हूं M, क्योंकि मंडे M से स्टार्ट होता है, तो ट्यूसडे T W T, और वो हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर केसेस मैच हो जाते, टी और टी सेम हो जाता। अब समझ आ रही है बात, तो इसीलिए हमने इंटीजर्स को फॉलो किया। खैर लुबे लुबाब इसका कंक्लूजन ये है कि हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो केसेस हैं उनके साथ जो कांस्टेंट रखने हैं, उन कांस्टेंट के अंदर सिर्फ क्या आ सकते हैं, कैरेक्टर्स आ सकते हैं और इंटीजर्स आ सकते हैं। फ्रॉम A to Z कैरेक्टर्स और इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 9, 0 to 9। ओके, अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। इट चेक्स स्विच वेरिएबल वैल्यू ओनली विद केस कांस्टेंट, नॉट विद एनी वेरिएबल, एंड इट आल्सो कैन नॉट यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स। हाँ, इफ एल्स के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज हो रहे थे, कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर हम ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू और लेस देन का साइन लगा रहे थे, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइक लेस देन और ग्रेटर देन, वही वाली बात पढ़ने से पहले मैंने आपको कर दी है, बता दी है। एग्जैक्टली मैचेस वैल्यू विद केस कांस्टेंट, बस ये कांस्टेंट से वैल्यू मैच करेगा, ठीक है। तो यहां पर कवर हो चुका है हमारा लेसन नंबर 2, और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेसन नंबर 3, जो कि है आइटरेशन लूप।